सिलेबस के अनुसार हम लोग पढ़ेंगे वनस्पति विज्ञान, और वनस्पति विज्ञान को कहा जाता है बॉटनी। तो बॉटनी में किसका अध्ययन किया जाता है? विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे के क्रियाकलापों के अध्ययन को बॉटनी कहते हैं। और वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी के जनक थियोफ्रेस्टस थे। वहीं अगर पूछा जाए कि जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के जनक कौन थे, तो अरस्तु या अरिस्टोटल। अब आइए पादपों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। तो वनस्पति जगत का वर्गीकरण किसने किया? एक्लर ने किया। अब ये पादप जगत में हम लोग ध्यान देना है कि इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है। इसका दो भाग है, एक है क्रिप्टोग्राम्स, इसमें जो है फूल और बीज नहीं होगा, इसको कहा जाता है अपुष्पोदभिद। अपुष्पी यानी इसमें ना फूल होगा, और जब फूल नहीं होगा तो बीज बनबे नहीं करेगा। ठीक है, तो पादप जगत को हम लोग दो भागों में बांटेंगे। एक को रखेंगे क्रिप्टोग्राम्स यानी कि अपुष्पी, और दूसरे को रखेंगे फेनरोग्राम्स यानी कि पुष्पी। तो अपुष्पी में क्या होगा? इसमें फूल नहीं होगा, तो फूल नहीं होगा तो बीज नहीं होगा। अब पुष्पोदभिद में फूल बीज सब होगा। अब आइए कि क्रिप्टोग्राम्स के भी तीन भाग हैं। जैसे एक नंबर में होता है थैलाफाइटा, दूसरा होता है ब्रायोफाइटा, और तीसरा होता है टेरिडियोफाइटा। ठीक है, तो थैलाफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडियोफाइटा अर्थात टीबीपी। क्या याद रखना है हम लोगों को? टीबीपी यानी पादप जगत का दो भाग हुआ, क्रिप्टोग्राम्स और दूसरा हुआ फेनरोग्राम्स। क्रिप्टोग्राम्स में जिसमें पुष्प और फूल नहीं आएंगे और पुष्पी कहलाएंगे, और पुष्पोदभिद फेनरोग्राम्स में उसमें पुष्प फूल आएंगे। तो ये जो क्रिप्टोग्राम्स है अपुष्पी, इसके तीन पार्ट हैं, टीबीपी, टेरिडियोफाइटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडियोफाइटा, चूंकि उसमें पी जो है छुपा हुआ है। अब इस थैलोफाइटा के तीन भाग हैं, जैसे जीवाणु, कवक और शैवाल। अब यहाँ से ये प्रश्न आता है कि थैलाफाइटा का परिभाषा क्या होता है? तो ये थैलाफाइटा जो है यह वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है, और इस समूह के पौधे का शरीर थैलस होता है, अर्थात पौधे जड़, तना एवं पत्ती में विभक्त नहीं होता है, और इसमें संवहन यानी कि वेस्कुलर सिस्टम भी टिश्यू नहीं होता है, यानी कि एकदम गोटे होते हैं। ठीक है, और इसका उदाहरण आप देखिएगा तो क्या होगा? कवक, लाइकेन माने कवक हो गया, शैवाल हो गया और जीवाणु हो गया। क्लियर हो गया? अब यहाँ से हम लोग पढ़ा जाए सबसे पहले, और पुष्पोदभिद जो होते हैं फेनरोग्राम्स, इसके दो भाग हैं, एक है जिनोस्पर्म, एक है एंजियोस्पर्म, यानी कि नग्न बीजी और आवृत बीजी। और आवृत बीजी के दो भाग हैं, जैसे एक पत्र बीजी मोनोकॉट और द्विपत्र बीजी डाइकॉट। जैसे लहसुन वसुन जो आता है ना, लहसुन क्या है? द्विपत्र बीजी। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे अपुष्पोदभिद पौधा को यानी कि क्रिप्टोग्राम्स को। तो अपुष्पोदभिद क्रिप्टोग्राम्स, इस समूह के पौधे में पुष्प और बीज नहीं होगा, और इसे बांटा गया है थैलाफाइटा यानी कि टी, उसके बाद ब्रायोफाइटा बी, और टेरिडियोफाइटा यानी कि पी में। तो थैलाफाइटा में आइए, जब भी यह प्रश्न पूछेगा कि वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन है, तो थैलाफाइटा। और थैलाफाइटा किसके अंतर्गत आएगा? क्रिप्टोग्राम्स के अंतर्गत आएगा। इस समूह के पौधे जो होते हैं थैलस होते हैं, सुकाए होते हैं, और इसमें जड़, तना, पत्ती विभक्त नहीं होगा, एकदम गुटगरे होगा। यानी कि जब गुटगरे होगा तो इसमें कोई भी वेस्कुलर टिश्यू नहीं होगा। इसमें सबसे पहला आता है शैवाल। तो जब भी ये प्रश्न पूछा जाए कि शैवाल क्या है, थैलाफाइटा, और थैलाफाइटा किस में आएगा? क्रिप्टोग्राम्स में। शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी, अर्थात एल्गोलॉजी भी इसे कहा जाता है। शैवाल यानी कि एल्गी के अध्ययन को फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी भी कहा जाता है। और शैवाल प्रायः पर्णहरित युक्त, क्या होगा इसमें? क्लोरोफिल होगा, संवहन ऊतक नहीं होगा, क्योंकि यहीं पर क्लियर हो गया है कि थैलाफाइटा में अगर शैवाल है तो उसमें वेस्कुलर टिश्यू नहीं होगा। आत्मपोषी यानी कि ऑटोट्रोपिक होंगे, स्वयं का कार्य कर लेंगे। तो यही ना शैवाल है जो भोजन बनाएगा और कवक को भोजन देगा, और कवक क्या करेगा? इसको सुरक्षा देगा, तो लाइकेन डेवलप हो जाएगा। और इनका शरीर सुकाय होता है, जैसे यहाँ पर पढ़ लिए थे कि थैलोफाइटा जो है वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है, और उसका शरीर जो है थैलस होगा, जड़, तना, पत्ती में विभक्त नहीं होगा। तो यहाँ शैवाल में भी वही सिस्टम रहेगा, इसका भी शरीर थैलस होगा, जड़, तना, पत्ती में विभक्त नहीं होगा। और शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। लाभदायक शैवाल कौन कौन से हैं? बहुत बार पूछा जाता है, जैसे भोजन के रूप में। तो यहाँ से प्रश्न ऐसे आएगा कि निम्न में से भोजन के रूप में उपयोग होने वाला कौन शैवाल है? फोरफाइरा, अल्बा, सरगैसम, लेमुनेरिया। लेमुनेरिया से क्या होता है?
आयोडीन बनाया जाता है। सरगेसम क्या है? सरगेसो सागर, जिसमें फ्लैक्टन जैसे शैवाल विकसित होते हैं, जिसको मछलियां बहुत खाती है अटलांटिक महासागर में, ठीक है। नोस्टॉक, ठीक है। तो भोजन के रूप में उपयोग होने वाले जो एल्गी हैं, फोरफाइरा, एल्बा, सरगेसम, लेमुनेरिया, नोस्टॉक। आयोडीन बनाने में आइए, लेमुनेरिया, फ्यूकस, एक्लोनिया। तो यहाँ प्रश्न पूछेगा कि निम्न में से आयोडीन बनाने के लिए किस शैवाल का उपयोग किया जाएगा? 4 गो ऑप्शन देगा। ऑप्शन ए लेमुनेरिया, ऑप्शन बी फ्यूकस, ऑप्शन सी एक्लोनिया, ऑप्शन डी में ऑल होगा। खाद के रूप में, फर्टिलाइजर के रूप में नोस्टॉक एनाबीना कहाँ उपयोग होता है? धान के खेत में। तो जो बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा एल्गी का उपयोग फर्टिलाइजर के रूप में धान के खेत में आप करेंगे? तो नोस्टॉक एनाबीना। उसके अलावा केल्प भी खाद का ही रूप है। औषधियां बनाने में, दवाइयां बनाने में, जैसे क्लोरेला से क्लोरेलिन नामक एंटीबायोटिक बनाया जाता है, और लेमुनेरिया से टिंचर आयोडीन बनाई जाती है। तो यहां से आपसे प्रश्न पूछेगा कि क्लोरेला से जो है, क्लोरेला शैवाल से कौन सी नामक एंटीबायोटिक दवा बनाई जाएगी? क्लेरेलिन और लेमुनेरिया से टिंचर आयोडीन। अनुसंधान कार्यों में, इन्वेंशन में, क्लोरेला से एसिटोबुलेरिया और बेलोनिया, एसिटोबुलेरिया और बेलोनिया। तो निम्न में से किस शैवाल का उपयोग अनुसंधान कार्यों में होगा? ऑप्शन ए लेमुनेरिया, ऑप्शन बी फ्यूकस, ऑप्शन सी क्लोरेला। तो क्लोरेला का उपयोग होगा। देखिए क्लोरेला का क्या उपयोग है अनुसंधान कार्यों में। क्लोरेला नामक एल्गी को, यानी कि शैवाल को, अंतरिक्ष यान के केबिन के हौज में उगाकर अंतरिक्ष यात्री को प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त हो सकते हैं। अर्थात क्लोरेला को कौन लेकर जाएगा? अंतरिक्ष यात्री। जाके वहां उगा देगा। इसे क्या क्या प्राप्त होगा? प्रोटीन भी मिल जाएगा, जल भी मिल जाएगा और ऑक्सीजन भी मिल जाएगा। तो इसको हम लोगों को याद रखना है। थोड़ा सा इसको फिर से दोहरा लिया जाए कि विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे के क्रियाकलापों के अध्ययन को हम लोग वनस्पति विज्ञान कहते हैं, और वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रास्टस थे। पादपों का अगर वर्गीकरण किसने किया? तो एक्लर ने किया, और पादप जगत को एक्लर ने 2 भागों में बांटा। एक का नाम है अपुष्पोद्भिद यानी कि क्रिप्टोग्राम्स, यानी कि जिसमें पुष्प और फल नहीं बनेंगे, ठीक है। और दूसरा है फेनरोग्राम्स यानी कि पुष्पोद्भिद। अपुष्पोद्भिद यानी कि क्रिप्टोग्राम्स के 3 पार्ट हैं, TBP, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडियोफाइटा। पी इसमें साइलेंट है, जैसे साइकोलॉजी में पी साइलेंट नहीं हो जाता है। तो ये थैलोफाइटा का 3 भाग है, शैवाल, कवक और जीवाणु। और इधर हो गया पुष्पोद्भिद में नग्न बीजी जिनोस्पर्म और आवृत बीजी एंजियोस्पर्म। एक पत्र बीजी हो गया और द्विपत्र बीजी हो गया आवृत बीजी का उदाहरण। अब आते हैं कि क्रिप्टोग्राम्स आखिर है क्या। इसमें पौधे में पुष्प और फूल नहीं होगा, और इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है थैलोफाइटा। यह वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन है? बार बार प्रश्न पूछा जाता है। थैलोफाइटा है, और इनका शरीर थैलस होता है, सूखा होता है, जड़ तना पत्ती में विभक्त नहीं होता है, और कोई भी वेस्कुलर टिश्यू नहीं होती है, कोई समाणु तक नहीं होगा आने जाने के लिए। अपने आप घुसेगा, अपने आप माने इधर उधर फैलते रहेगा। तो इसमें पहला है शैवाल। तो शैवालों के अध्ययन को एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी कहते हैं, और कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी। शैवाल प्राय पर्णहरित युक्त, यानी इसमें शैवाल में क्या होगा? क्लोरोफिल होगा। शैवालवा में ना हरिहर हरिहर कौन शैवाल होला, लेकिन वेस्कुलर सिस्टम नहीं होगा। आत्मपोषी होंगे, ऑटोट्रैपिक। तो अगर ये प्रश्न पूछे कि शैवाल के संबंध में निम्न में से कौन कथन सही है? ऑप्शन ए शैवाल में क्लोरोफिल होता है, ऑप्शन बी ये आत्मपोषी होते हैं यानी कि अपना भोजन स्वयं बना लेंगे, सी में रहेगा इसमें वेस्कुलर सिस्टम होता है, और डी में रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो कौन इसमें गलती होगा? अरे भाई इसमें क्लोरोफिल होगा, आत्मपोषी होगा, लेकिन वेस्कुलर सिस्टम वो नहीं होगा, क्योंकि पहले ही कह दिया है कि इसमें जड़ तना पत्ती में विभक्त नहीं होगा। अब आता है लाभदायक सवाल में। तो भोजन के रूप में फोरफाइरा, अल्बा, सरगेसम, लेमुनेरिया, नोस्टॉक। आयोडीन बनाने में लेमुनेरिया, फ्यूकस, एक्लोनिया। औषधियां खाद के रूप में नोस्टॉक एनाबीना, धान के खेत में केल्प। औषधियां बनाने में क्लोरेला से क्लेरेलिन नामक एंटीबायोटिक और लेमुनेरिया से टिंचर आयोडीन बनाया जाता है। तो अगर ये पूछ देगा कि निम्न में से किस शैवाल से टिंचर आयोडीन बनाया जाता है? लेमुनेरिया से। निम्न में से किस शैवाल से जो है क्लेरेलिन नामक प्रतिजैविक बनाई जाएगी? क्लोरेला से।
और अनुसंधान कार्यों में भी क्लोरेला, एसिटोबुलेरिया और बेलोनिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्लोरेला को क्या करेगा, अंतरिक्ष यात्री ले आके हौज में उगा लेगा तो उसे ऑक्सीजन मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, जल मिलेगा, पीने के लिए पानी, सांस के लिए हवा, खाने के लिए प्रोटीन। अब आइए दूसरा, कवक यानी कि फंगी। कवक कहिए, फंगी कहिए, फंगस कहिए, तो कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है, लेकिन शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी, शैवाल के अध्ययन को। कवक जो होते हैं जिनको माइकोलॉजी कहा जाता है, ये पर्णहरित रहित होते हैं, यानी कि इसमें भी जो है इसमें क्लोरोफिल नहीं होगा, ठीक है। सकेंद्रीय और संवहन उत्तक रहित थैलोफाइट है, यानी कि सेम क्या है, जब ये थैलोफाइटा का उदाहरण है तो जो थैलोफाइटा में नहीं होगा वो इसमें भी नहीं होगा। और मशरूम क्या है, कवक है, छत्रक। कवक में संचित भोजन किस रूप में संचित रहता है, बार बार ये प्रश्न पूछता है। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन नाम। तो कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजेन के रूप में रहता है। और मशरूम क्या है, तो कवक है। कवक जो है उसमें क्लोरोफिल नहीं होगा, उसमें कोई भी जड़ तना पत्ती में विभक्त नहीं होगा, संवहन उत्तक भी, वेस्कुलर सिस्टम भी नहीं होगा, क्योंकि ये थैलाफाइटा है। और कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की, और कवक में संचित जो भोजन रहेगा वो ग्लाइकोजेन के रूप में रहेगा। सैक्रामाइसिस नामक कवक डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। तो डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का उपयोग किया जाता है, सैक्रोमाइसिस, इसको याद रखना है। कवक पौधे में गंभीर रोग उत्पन्न करते हैं और सबसे अधिक हानि रस्ट एवं स्मट से होती है। और पौधों में कवक द्वारा होने वाले कुछ प्रमुख रोग हैं, यानी कि अगर सबसे ज्यादा फसलों को कोई नुकसान पहुंचाता है तो वो क्या है, फंगी है, कवक है। जैसे सरसों का सफेद रस्ट रोग, तो जैसे ये पूछेगा कि व्हाइट रस्ट ऑफ क्यूसीफर, क्या मारिएगा, कवक। गेहूं का ढीला स्मॉट, लूज स्मॉट ऑफ व्हीट, क्या मारिएगा, कवक। रस्ट ऑफ व्हीट, गेहूं का किट्टू रोग किसके कारण फैलता है, कवक के कारण। आलू का अंगमारी, ब्लाइट ऑफ पोटैटो, किसके कारण, कवक के कारण। रेड रूट ऑफ शुगर केन, गन्ने का लाल सड़न रोग, कवक के कारण। टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नट, मूंगफली का टिक्का रोग, कवक के कारण। आलू का मस्सा रोग, वाट डिजीज ऑफ पोटैटो, कवक के कारण। आलू का पछेला अंगमारी, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, कवक के कारण। प्रांकुरों का डैपिंग रोग, डैम्पिंग ऑफ द सीडिंग, इसके कारण, कवक के कारण। तो ये सारे बीमारियों का नाम हम लोगों को याद रखना है। और यहाँ से एक चीज याद रखना है कि जो भी रस्ट है और स्मॉट है वो किसके कारण होगा, कवक के कारण। याद रखिए, सरसों का सफेद रस्ट, गेहूं का ढीला स्मॉट, गेहूं का किट्टू रोग, आ गया रस्ट। आलू का अंगमारी, ब्लाइट फॉर पोटैटो, रेड रूट ऑफ शुगर केन, बहुत बार पूछा जाता है कि रेड रूट ऑफ शुगर केन किसके कारण होता है, कवक के कारण। मूंगफली का टिक्का रोग, आलू का मस्सा रोग, धान का भूरी अर्ज चित्ती, ब्राउन लीफ ऑफ स्पॉट ऑफ राइस, आलू का पछैला अंगमारी, ब्लाइट ऑफ पोटैटो, तो ये सब कवक के होंगे। एफला नामक विष किससे बनाया जाता है, एफला क्या है, जहर है, और ये किससे बनेगा, कवक से। अब आइए अभी आइए कुछ रोग इंसानों में भी फैलता है कवक के कारण। जैसे याद कहते थे साबरा बताए थे, याद है साबरा क्या है, एस्केबीज, बाइल्डनेस, ये से अस्थामा, एस्केबीज, अस्थामा, बाइल्डनेस। आर से रिंगवर्म, फिर ए से एथलीट फुट, SABRA, एस्केबीज, अस्थामा, बाइल्डनेस गंजापन, रिंगवर्म खाज खुजली, और ए से हो गया एथलीट फुट। ये सभी रोग जो है वो फंगस यानी कि कवक के कारण होंगे इंसानों में, माने जानवरों, माने इंसानों में, जीवों में। और जो भी रस्ट और स्मट रोग होगा ये सब होंगे पौधों में। और सबसे ज्यादा अगर अनाज को कोई नुकसान पहुंचाता है तो यही फंगी कवक है। तो दामा क्या, ये दामा किस कवक के कारण फैलता है, एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स। ये चले जाते हैं हमारे शरीर के अंदर और फेफड़ा में जाकर स्पोर यानी कि अपना बच्चा देके पूरा जाल बना लेंगे, और जिसके कारण सांस लेने में दिक्कत होगा। एथलीट फुट, आइए एथलीट फुट टीनिया पेडिस के कारण, पेडिस माने
पैर। तो टीनिया पेडिस के कारण एथलीट फुट। खाज हो गया एकरेस एस्केबिज के कारण। गंजापन हो गया टीनिया कैपिटिस। हम लोग कैप लगाते हैं तो टीनिया कैपिटिस। तो जब भी ये प्रश्न पूछे कि टीनिया कैपिटिस के कारण कौन होगा, गंजापन किसके कारण होगा, टीनिया कैपिटिस। खाज हो गया एकरेस एस्केबिज। एथलीट फुट हो गया टीनिया पीडिस। दमा हो गया एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स। दाद आइए, दाद आ गया ट्राइकोफाइटन लेसोस्कोसाई। गन्ने का लाल अपक्षय रोग कोलेट्रोट्राइकम फैलकेटम। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि गन्ने का लाल अपक्षय रोग जो है किसके कारण होगा, कोलेट्रोट्राइकम फैलकेटम। कोलेट्रोट्राइकम फैलकेटम। अब आइए लाइकेन में, यह कवक एवं शैवाल दोनों से मिलकर बनती है। लाइकेन कवक और शैवाल दोनों से मिलकर बनती है। इसका मतलब क्या है, म्यूटेंट है, उत्परिवर्तित है। और पढ़े थे ना उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था, ह्यूडिगो ब्रिज ने। तो जब भी ये प्रश्न पूछेगा कि लाइकन जो है किसके दो बीजों की योजक कड़ी है, सैक, याद क्या रखना है, सैक, शैवाल और कवक। कवक और शैवालों का संबंध परस्पर सिम्बियोटिक होता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। हाँ, सहजीवी, यानी कि दोनों को फायदा जिसमें हो उसको सिम्बियोटिक कहते हैं। कवक जल, खनिज, लवण, विटामिन आदि शैवाल को देगा। क्या क्या देगा, शैवाल को देगा। और शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर कवक को देता है। कवक और शैवाल के बीच इस तरह के सहजीवी संबंध को हेलोटिज्म कहा जाता है। हिलियोटिज्म। तो यहां से बार बार ये प्रश्न आएगा कि लाइकेन किसके बीच की योजक कड़ी है, शैवाल और कवक के मिलने से बनेगा, ठीक है। और इनके बीच का जो संबंध होता है वह हेलोटिज्म होता है, क्योंकि यह सहजीवी का ही एक पार्ट है। इसमें कवक जो है वह जल, खनिज, लवण, विटामिन यानी कि सुरक्षा प्रदान करेगा किसको, शैवाल को। और शैवाल जो है वो शैवाल में क्या होता है, अनहरित क्लोरोफिल होता है। और जब तक क्लोरोफिल नहीं होगा वो प्रकाश संश्लेषण करेगा कैसे, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर कार्बोहाइड्रेट बनाता है। और कार्बोहाइड्रेट बनाकर भोजन किसको देगा, कवक को। लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो थियोफ्रेस्टस ने किया था, जिनको वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बोटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है, थियोफ्रेस्टस को। और इन्होंने ही सर्वप्रथम लाइकेन शब्द का प्रयोग किया था। लाइकेन के अध्ययन को लाइकेनोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। आकार एवं संरचना के आधार पर लाइकेन को 3 वर्गों में बांटा गया है। और लाइकेन किसके अंतर्गत आएगा, थैलोफाइटा के अंतर्गत, शैवाल, कवक, ठीक है। अब आइए, आकार एवं संरचना के आधार पर लाइकेन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला का नाम है क्रेस्टोस, दूसरा का नाम है फेलियोज और तीसरा का नाम है फ्रूटिक्रोज। लाइकेन में प्रजनन 3 प्रकार से होता है, कायिक, लैंगिक और अलैंगिक। तो जब ये प्रश्न पूछेगा कि लाइकेन में प्रजनन किस प्रकार से होता है, ऑप्शन ए कायिक, ऑप्शन बी लैंगिक, ऑप्शन डी अलैंगिक, ऑप्शन माने डी में हो जाएगा ऑल, तो क्या मारिएगा, कायिक, लैंगिक, अलैंगिक। लाइकेन वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं। इतना बढ़िया ये प्रश्न है कि बार बार ये पूछा जाता है कि लाइकेन अगर किसी एरिया में ज्यादा अगर हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि एयर पोल्यूशन फैला रहे हैं, ठीक है। वायु प्रदूषक अधिक होता है वहां पर लाइकेन नहीं उगते हैं, ठीक है। जहां पर वायु प्रदूषण अधिक हो जाएगा वहां पर लाइकेन क्या होगा, उगबे नहीं करेगा। चल जाइए हिमालय में लाइकेन आपको दिख जाएगा, काहे कि वहां प्रदूषण नहीं है। और यहीं चल जाइए महाराष्ट्र में तो पहाड़ी क्षेत्रों में तो क्या हो जाएगा, वहां पर लाइकेन नहीं। लाइकेन कहाँ उगेंगे, जहां प्रदूषण नहीं है। और जहां प्रदूषण है वहां लाइकेन, जहां ज्यादा प्रदूषण वहां लाइकेन उगबे नहीं करेगी। तो वायु प्रदूषण के संकेतक कौन होते हैं, लाइकेन। और जहां वायु प्रदूषण ज्यादा होगा वहां पर लाइकेन होगा कि नहीं होगा, होबे नहीं करेगा। और SO2 अगर हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड, तो इस प्रदूषण का सबसे बड़ा संकेतक है। SO2 निकल रहा है तो क्या होगा, लाइकेन होबे नहीं करेगा। लाइकेन जहां नहीं उगते हैं समझिए कि SO2 ज्यादा निकल रहा है, यानी कि वायु प्रदूषण ज्यादा है। और वायु प्रदूषण के सूचक कौन है, लाइकेन। लाइकेन जहां उग रहा है वहां पर वायु प्रदूषण नहीं है, कम है।
पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? कोटिकोल्स। बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को कोटिकोल्स कहते हैं। और वहीं अगर प्रश्न ये पूछ दे कि खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को सेक्सिकोल्स कहते हैं। चट्टान पर कुछ कुछ देखिएगा ना तो आपको गूदेदार टाइप का कुछ अजीब चीज दिखेगा। गूदेदार टाइप का अजीब चीज हम लोग समझते हैं, उसको जानते हैं कौन चीज? एक माटी ओटी, माटी माटी हुई या माटी पर का हुई घास खानी, शैवाल खानी। हाँ, पहाड़ चट्टान उट्टान पर जाइएगा ना तो देखिएगा कि कहीं कहीं ओकरा गहवा में हैंगा माटी खानी जमल हुई आ वही पर हरा हरा क्लोरोफिल खानी शैवाल हुई। तो रउआ का बुझे में ओकरा के यही घास जामल बा, लेकिन घास नहीं, वही लाइकेन है। वो मटिया जो है उसमें कवक है और ऊपरवा हरिहर का क्या है? शैवाल है। हाँ, आप लोग समझते हैं काई जम गया है, तो जो ऊपरवा हरिहर का है वो क्या है? शैवाल है। अंदरवा मटिया में क्या है? कवक है। तो खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को हम लोग सेक्सिकोल्स कहते हैं और पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को कोटिकोल्स कहते हैं। लाइकेन जो है मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया में हेल्प करते हैं, समझ गए? आर्चिल, लेक्नोरा जैसे लाइकेन से कौन सा रंग प्राप्त होता है? नीला रंग। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है कि नीला रंग अगर प्राप्त करना हो तो आर्चिल और लेक्नोरा लाइकेन से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आर्चिल और लेक्नोरा किसके प्रकार है? लाइकेन के प्रकार है। प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला जो लिटमस पेपर है रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त होता है। प्रयोगशाला में जो लिटमस पेपर जो हम लोग होता है जिसको अगर अम्ल डालेंगे तो क्या हो जाएगा? नीला से लाल हो जाएगा। क्षार डालेंगे तो क्या हो जाएगा? लाल से नीला होगा। तो ये प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला जो लिटमस पेपर है ये किस लाइकेन से प्राप्त होगा? रोसेला। तो एक प्रकार से देखिए तो आपको आर्चिल और लेक्नोरा से नीला रंग प्राप्त कर सकते हैं और रोसेला से लिटमस पेपर प्राप्त कर सकते हैं। लोबेरिया, इर्बेनिया, रेमेनेलिया आदि लाइकेन का उपभोग जो है सेंट बनाने में किया जाता है। तो निम्न में से किस लाइकेन का उपयोग सेंट बनाने में किया जाता है? लोबेरिया, इर्बेनिया, रेमेनिला। अब आइए, मिर्गी की दवा बनाई जाती है किस लाइकेन से? परमेलिया सेक्सटिलिस से। बहुत प्रश्न पूछा जाता है कि परमेलिया का उपयोग करके हम लोग मिर्गी की दवा बनाते हैं, यानी कि परमेलिया सेक्सटिलिस से। ठीक है। असनिया नामक लाइकेन से प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक असनिक एसिड प्राप्त किया जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट आइए, डायरिया, हाइड्रोफोबिया यानी कि वही कुत्ता काटने वाला, पीलिया, काली खांसी आदि की रोगों में उपयोगी कई प्रकार की औषधियां लाइकेन से बनाई जाती हैं। कई लाइकेन खाने के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं, जैसे रेंडियर मांस को ही कहा जाता है क्लेडोनिया को आर्कटिक के भाग में भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये प्रश्न पूछ देगा रेंडियर मांस, ये मांस ना हवे, मांस हो। रेंडियर मांस को ही क्लेडोनिया कहा जाता है जो आर्कटिक के क्षेत्रों में भोजन बनाने में काम आता है। आइसलैंड मांस को स्वीडन, नॉर्वे और आइसलैंड जैसे यूरोपीय देशों में केक बनाने में उपयोग किया जाता है। जापान के निवासी इंडो कार्पेन का उपयोग सब्जी के रूप में करते हैं। बहुत बार ये पूछा जाता है कि इंडो कार्पेन लाइकेन का प्रयोग कहाँ के निवासी भोजन के रूप में करते हैं? जापान के। हाँ, सलाद बनाने थी, सब्जी बनाने में किया जाता है। और दक्षिण भारत में जो परमेलिया है इसका उपयोग करी बनाने में किया जाता है। और यही वो जो परमेलिया सेक्सटिलिस है जिसका उपयोग मिर्गी की दवा में भी किया जाता है। मिर्गी के रोग को हिंदी में अपस्मार रोग भी कहा जाता है। ठीक है। तो दक्षिण भारत में परमेलिया का उपयोग किस रूप में होगा? ये प्रश्न पूछेगा कि दक्षिण भारत में करी बनाने के लिए किस लाइकेन का प्रयोग किया जाता है? परमेलिया का। और इंडो कार्पेन का जापान के निवासी क्या करते हैं? सब्जी में रूप में। और वहीं केक बनाने में आइसलैंड मांस का उपयोग किया जाता है। अब आइए जीवाणु के बारे में। जीवाणु की खोज किसने की थी? एंटोनी वान ल्यूमेनहॉक ने। और जीवाणु विज्ञान का पिता इन्हीं को कहा जाता है, एंटोनी वान ल्यूमेनहॉक को। और जीवाणु का नाम किसने दिया? एहरनबर्ग ने। थैलोफाइटा को। थैलोफाइटा का 3 भाग है। पादप जगत का 2 भाग है, एक है क्रिप्टोगैम्स और फेनरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स माने पुष्प और बीज नहीं होंगे। अब पुष्पोदभिद यानी कि फेनरोगैम्स में होंगे। पुष्पोदभिद के 3 पार्ट थे, थैलाफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडियोफाइटा।
और थैलाफाइटा के 3 भाग है, शैवाल और कवक को हम लोगों ने पढ़ लिया, लाइकेन को भी पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे जीवाणु को। तो ये जीवाणु जो नाम है वो एहरनबर्ग ने दिया था, लेकिन जीवाणु की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की थी, इसलिए जो है जीवाणु विज्ञान, जीवाणु का पिता एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। तो जब भी ये प्रश्न पूछे कि जीवाणु की खोज किसने की, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने, और जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया का पिता एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक को, लेकिन जीवाणु नाम यानी कि शब्द किसने दिया, एहरनबर्ग ने। ठीक है। अब देखिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एसएससी में प्रश्न पूछा था कि कॉलरा एवं तपेदिक के जीवाणुओं की खोज किसने की। टीबी के जीवाणु और कॉलरा और तपेदिक के जीवाणुओं की खोज किसने दी थी, तो रॉबर्ट कोच ने दी थी। तो किसने दी थी, और कोशिका रॉबर्ट हुक ने। कॉलरा एवं टीबी के जीवाणुओं की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी, और इन्होंने ही रोगों का जन्म सिद्धांत बताया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रोगों का डिजीज का जन्म सिद्धांत किसने बताया, रॉबर्ट कोच ने। कॉलरा एवं टीबी के जीवाणुओं की खोज किसने की, रॉबर्ट कोच ने। रेबीज का टीका और दूध के पास्चुराइजेशन की खोज किसने की, लुई पास्चर ने। आकृति के आधार पर जीवाणु कई प्रकार के होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा लोग। पहला का नाम है बैसिलस। बैसिलस माने छड़ाकार, या छड़नुमा या बेलनाकार होता है, हैकरा खानी, अंगुरी खानी है ना। दूसरा होता है गोलाकार, जिसे कोकस कहा जाता है, और ये गोल होते हैं, और सबसे छोटे जीवाणु भी यही होते हैं, कोकस। सबसे छोटे जीवाणु कोकस। और ये जो बैसिलस जो है छड़ाकार, यही क्या है, टीबी का जीवाणु है, बैसिलस कालमेट ग्यूर है। टीबी वाला जीवाणु बैसिलस है, और सबसे छोटा कोकस है जो गोल है, कोमा आकार का, यानी कि विब्रियो। और इसी से क्या बनेगा, विब्रियो कोलेरी, यानी कि कॉलरा। कॉलरा का जीवाणु का क्या नाम होगा, कोमा वाला जीवाणु किसका है, कॉलरा का। और ये क्या है, विब्रियो है, अंग्रेजी के चिन्ह कोमा के आकार का, यह है विब्रियो कोलेरी। सर्पिलाकार यानी कि स्पाइरलियम, स्प्रिंग या क्रू के आकार का, स्क्रू। दूध को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए इसका पास्चुराइजेशन करना पड़ता है, और इसके लिए 2 विधियां हैं। एक तो है LTH यानी कि लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड। ठीक है, दूध को 62.8 डिग्री सी पर 30 मिनट तक गर्म करते हैं, तो इसको कहा जाता है LTH। क्या करना है, दूध को 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म। ठीक है। दूसरा है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड। इसमें क्या करना है, 71.7 डिग्री सी पर 15 सेकेंड तक, इसको याद रखना है। हाई टेम्परेचर में 71.7 डिग्री सी पर मात्र 15 सेकेंड तक गर्म कीजिए, तो ये हो जाएगा हाई टेम्परेचर शॉर्ट मेथड। जब भी शॉर्ट मेथड कहेगा तो समय क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अच्छा, ILTH कहेगा होल्डिंग मेथड, तो इसमें ज्यादा समय तक गर्म करना पड़ेगा। एनाबीना आइए, एनाबीना और नोस्टॉक नामक साइनोबैक्टीरिया वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। क्या करते हैं, ठीक है। और एनाबेनिया और नोस्टॉक क्या हैं, शैवाल हैं, एल्गी हैं, और धान के खेतों में इनका उपयोग किया जाता है। राइजोबियम और ब्रेडी राइजोबियम इत्यादि जीवाणु की जातियां लेगुमिनेसी यानी कि मटर कुल के पौधे की जड़ों में रहती हैं, और वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं। और नाइट्रोजन किसमें बदल जाएगा, नाइट्रेट के रूप में लेगा, प्रोटीन बदल जाएगा। एजेटोबैक्टर, एजोस्पाइरलियम और क्लोरीस्टीरियम जीवाणु हैं। क्या है, जीवाणु हैं। और कुछ जातियां स्वतंत्र रूप से मिट्टी में निवास करती है, और मिट्टी के कणों के बीच स्थित वायु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। चर्म उद्योग में चमड़ों से बालों और फैट को हटाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, जीवाणुओं के द्वारा, और इसे चमड़ा कमाना यानी कि टैनिंग कहते हैं। बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि चर्म उद्योग में चमड़ों से बालों और वसा यानी कि फैट को हटाने का कार्य कौन करता है, जीवाणु करते हैं, और इसे चमड़ा कमाना कहते हैं। और भारत में चर्म उद्योग कानपुर में बहुत प्रसिद्ध है, और चमड़ा को हटाने के लिए कसैली का उपयोग किया जाता है, सुपारी का, और उसी कसैली को कानपुर क्या करता है, कानपुर में गुटखा कंपनी है, गुटखा बनाया जाता है, उसी कसैली गुटखा को हम लोग खाते हैं। अचार, मुरब्बे, शरबत को शक्कर की गाढ़ी चाशनी में अधिक नमक में रखते हैं, ताकि जीवाणुओं का क्या हो जाए, द्रव्य कुंचित हो जाए, प्लाज्मोलाइसिस हो जाए, और जीवाणु मर जाएं। इसलिए अचार मुरब्बे अधिक दिनों तक खराब नहीं होते। बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है, 6ठी की 9वीं क्लास के NCERT में है।
ये अचार में नमक डाल देने से, चीनी के चाशनी में चीनी डाल देने से जीवाणु क्यों नहीं पैदा होते हैं? क्योंकि जीवाणुओं का प्लाज्मोलाइजिस हो जाएगा, द्रव्य कुंचन हो जाएगा, वही में खत्म हो जाएगी लोग। हाँ, इसलिए खराब नहीं होता है। शीत संग्रहार यानी कि कोल्ड स्टोरेज में न्यूनतम तापमान कितना होता है? 10 डिग्री सेल्सियस माइनस में 10 डिग्री सेल्सियस से माइनस में 18 डिग्री सेल्सियस तक। और सामग्री को हम लोग उसमें कोल्ड स्टोर में आलू रखाई, गेहूं रखाई, धान रखाई, केकरा से बचावेला? कवक एल्गी से। कवक यानी कि फंगी से, सवाल नु एल्गी हो गई। तो यहां से हम लोगों ने पढ़ा कि आपको पादप जगत में, कि पादप जगत को यानी कि पौधे क्रियाकलापों को हम लोग वनस्पति विज्ञान कहते हैं। वनस्पति विज्ञान का जनक या पिता जो है थियोप्रेस्टस है, और वनस्पति जगत का वर्गीकरण एक्लर ने किया था। एक्लर के द्वारा 2 भागों में बांट दिया गया, क्रिप्टोगेम यानी कि अपुष्पोद्भिद जिसमें पुष्प और फूल नहीं होंगे, और इसमें था थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडियोफाइटा। थैलोफाइटा के अंतर्गत हमने पढ़ा शैवाल यानी कि एल्गी के बारे में। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं, एल्गोलॉजी कहते हैं। कवक को पढ़ा फंगीलॉजी या माइकोलॉजी कहते हैं, और जीवाणु को भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पुष्पोद्भिद जिसमें नग्न बीजी और आवृत बीजी क्या है, और आवृत बीजी में भी 2 टाइप का है, एक पत्र बीजी और द्विपत्र बीजी। एक पत्र बीजी में क्या हो जाएगा, मोनोकॉट में लहसुन प्याज ये सब आएंगे कि जिनके बीज में सिर्फ एक बीज होता है। ध्यान से सुनिएगा, उन पौधों को एक पत्र बीजी यानी कि मोनोकॉट कहते हैं, जिनके बीज में सिर्फ एक बीज होगा और उनके कुल, समझ गए। जैसे मान लीजिए कि आपको लहसुन है, एगो डोफिया में एगो बीज बा, लेकिन जैसे मान लीजिए कि आपको भिंडी है, तो एगो भिंडी में कितना बीज बा, तो क्या हो गया, द्विपत्र बीजी हो गया। और द्विपत्र बीजी को डाइकोट कहते हैं।